नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, रीट एग्ज़ाम 2022 के लिए जो कि आपके जुलाई में है, ज़्यादा दिन आपके पास बच नहीं रहे हैं। तो लगातार यदि आप तैयारी करते हो तो निश्चित रूप से हमें जो हमारा लक्ष्य है उसकी प्राप्ति जरूर होगी। साथियों, 25 बहुत ही शानदार प्रश्न शिक्षण विधियों के लेकर आया हूँ इस पेपर नंबर 59 में। यह आपके शिक्षण विधियों का पेपर नंबर 59 है। साथियों, 100 टेस्टों की यह जो सीरीज चल रही है, एग्ज़ाम से पहले मैं आपके 100 टेस्ट कंप्लीट करवा दूंगा। टारगेट रहेगा आपके आज का 20 प्रश्न सही करने का। लेवल 1 के लिए और लेवल 2 के लिए बेहद ही उपयोगी है। तो चाहे आप कोई से भी सब्जेक्ट से हो लेवल 2 में या लेवल 1, साथियों बहुत ही ज़्यादा उपयोगी आपके लिए ये प्रश्न रहेंगे। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। पहला प्रश्न देखेंगे साथियों, आपके प्रश्न संख्या 1 है, लेखन क्रिया के शिक्षण का आरंभ होता है सीधी रेखाओं से, घुंडियों से, तिरछी रेखाओं से और अक्षरों से। प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर बताइए। कौन सा विकल्प आपका पहले प्रश्न में सही है? देखिए, लेखन क्रिया के शिक्षण का आरंभ यहाँ पर घुंडियों से और अक्षरों से तो हम नहीं सही करेंगे। हमारे पास दो चीज़ें हैं, सीधी रेखाओं से और तिरछी रेखाओं से। तो देखिएगा, ये जो प्रश्न है ये रीट के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है साथियों, और इस प्रश्न का आंसर जो माना गया है वो माना गया है सीधी रेखाओं से। हालांकि हमारी जो सोच जाती है तिरछी रेखाओं से, लेकिन तिरछी भी रेखा अगर हम खींच रहे हैं तो ये भी सीधी है एक प्रकार से। इसी आधार पर शायद इस प्रश्न का आंसर सीधी रेखाओं से माना गया है। तो विकल्प 1 ही हम यहाँ सही करेंगे, क्योंकि रीट के पेपर में भी इस प्रश्न का आंसर सीधी रेखाओं से ही माना गया है। तो पहले प्रश्न में आपके पहला ही विकल्प सही रहेगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए दूसरा प्रश्न देखेंगे, आपके प्रश्न संख्या 2। दूसरा प्रश्न है, द्वितीय भाषा शिक्षण की तुलनात्मक विधि है सिद्धांत विधि, व्यतिरेकी विधि, व्यास विधि या तुलना विधि। तो प्रश्न संख्या 2 में सही उत्तर बताइए, आपके कौन सा विकल्प दूसरे प्रश्न का सही उत्तर होगा। साथियों, द्वितीय भाषा शिक्षण की तुलनात्मक विधि आपसे पूछी जा रही है। तुलनात्मक विधि यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम क्या मतलब हमारी जो सोच है वो कैसे जाएगी कि भाई तुलनात्मक विधि का आंसर तुलना विधि होगा, लेकिन इसका आंसर तुलना विधि नहीं है साथियों। अब आपके पास सिद्धांत विधि, व्यतिरेकी विधि और व्यास विधि है। तो आपका राइट आंसर है विकल्प नंबर 2, व्यतिरेकी विधि द्वितीय भाषा शिक्षण की कैसी विधि है? तुलनात्मक विधि है। अतः आपके प्रश्न संख्या 2 में दूसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न देख लेंगे, आपके प्रश्न नंबर 3 है, सामाजिक अध्ययन शिक्षण में शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग पाठ को लंबा करता है, छात्र ऊबने लगता है, उपयुक्त दोनों कथन सत्य है और कथन ए और बी सत्य है। तो बताओ प्रश्न संख्या 3 में आपके कौन सा विकल्प का आप चुनाव करोगे साथियों? कौन सा विकल्प आपका आंसर होगा? तो देखो, सामाजिक अध्ययन शिक्षण में जो शिक्षण अधिगम सामग्री होती है, जैसे दृश्य सामग्री है, श्रव्य सामग्री है, दृश्य श्रव्य सामग्री है साथियों, इससे छात्र ऊबने लगता है, गलत कथन है। अतः चौथा भी विकल्प आपका आंसर नहीं होगा। अब पाठ को लंबा करता है, ये भी गलत है, मतलब उपयुक्त दोनों कथन असत्य है। विकल्प 3 आपका आंसर होगा प्रश्न संख्या 3 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। तो चौथे प्रश्न को देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 4 है, मूल्यांकन की प्रक्रिया है उद्देश्यों की उपलब्धि के विस्तार का वर्णन, परिणामों की गुणवत्ता व मूल्यों का निश्चय करना, अनुदेशन के परिणामों की तुलना करना और इनमें से सभी। तो बताओ मूल्यांकन की प्रक्रिया इनमें से किस विकल्प में दे रखी है? चौथे प्रश्न में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? साथियों, मूल्यांकन की प्रक्रिया में हम उद्देश्यों की उपलब्धि के विस्तार का वर्णन करते हैं, मतलब जो उद्देश्य होते हैं वो किस स्तर तक हमने प्राप्त किए हैं, कितनी उपलब्धि रही है, इसका वर्णन किस में किया जाता है? मूल्यांकन में। परिणामों की गुणवत्ता व मूल्यों का निश्चय करना भी मूल्यांकन की प्रक्रिया है, और अनुदेशन के परिणामों की तुलना करना भी मूल्यांकन की प्रक्रिया है। अतः चौथे प्रश्न में आपके चौथा ही विकल्प सही रहेगा, इनमें से सभी सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। तो आपके 5वें प्रश्न को देख लेते हैं साथियों। प्रश्न संख्या 5 है, पाठ योजना का आविर्भाव हुआ है समाजशास्त्र से हुआ है, संस्कृत से हुआ है, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान से हुआ है या अर्थशास्त्र से हुआ है? तो देखो, पाठ योजना का आविर्भाव इनमें से किस से हुआ है? साथियों, पाठ योजना गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की देन है। किसकी देन है? गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की। साथियों, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान में
पूर्ण से अंश की ओर बढ़ा जाता है। ये जो शिक्षण सूत्र है पूर्ण से अंश की ओर, ये गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर ही आधारित है और पाठ योजना का जो आविर्भाव है वो भी गेस्टाल्ट मनोविज्ञान से ही हुआ है। अतः पांचवें प्रश्न में आपके तीसरा विकल्प सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। तो आपके छठा प्रश्न, शिक्षण प्रक्रिया में मध्यस्थ चर है, छात्र है, पाठ्यक्रम है, अध्यापक है और इनमें से सभी। तो साथियों शिक्षण प्रक्रिया के जो चर होते हैं उनकी संख्या होती है 3। एक आपके मध्यस्थ चर होता है, एक आपके आश्रित चर होता है और एक आपके स्वतंत्र चर होता है। स्वतंत्र चर, आश्रित चर और मध्यस्थ चर, ये 3 प्रकार के शिक्षण प्रक्रिया के चर होते हैं। तो आश्रित चर कौन होता है? छात्र होता है। स्वतंत्र चर कौन होता है? अध्यापक होता है। और मध्यस्थ चर कौन होता है? पाठ्यक्रम। यहाँ पर मध्यस्थ चर पूछा गया है, अतः पाठ्यक्रम आपका विकल्प नंबर जो 2 है प्रश्न संख्या 6 का बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। तो आपके 7वें प्रश्न को देख लेंगे। कविता शिक्षण की मुख्य विशेषता है रस, भाव, सौंदर्य और इनमें से सभी। तो देखो कविता शिक्षण मतलब किसके अंतर्गत आ रहा है? ये पद्य शिक्षण के अंतर्गत आ रहा है साथियों। और पद्य शिक्षण की जो मुख्य विशेषता होती है, रसानुभूति भी होती है, भावानुभूति भी होती है और सौंदर्यानुभूति भी होती है। अर्थात इनमें से सभी वाला जो चौथा विकल्प है आपके, ये सभी आपका सही आंसर है। कविता शिक्षण की ये तीनों ही मुख्य विशेषता है, रसानुभूति, भावानुभूति या सौंदर्यानुभूति, या फिर आप इसको रस, भाव और सौंदर्य के नाम से भी जान सकते हैं। तो विकल्प नंबर आपका जो 4 है इनमें से सभी वाला, यही आपके प्रश्न नंबर 7 का सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिएगा साथियों, और चैनल पर नए हो तो आपको लगता है कि आपके लिए मेहनत की जा रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। नेक्स्ट 8वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 8, भाषा शिक्षण में चयन का सिद्धांत आधारित है, विद्यालय पर आधारित है, अध्यापक पर आधारित है, बालक पर आधारित है या अभिभावकों पर आधारित है। तो प्रश्न नंबर 8 का सही उत्तर बताओ, कौन सा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 8 में सही रहेगा। भाषा शिक्षण में जो चयन का सिद्धांत है साथियों, यह किस पर आधारित होता है? 8वें प्रश्न में जो आपके सही उत्तर है, भाषा शिक्षण में चयन का सिद्धांत किस पर आधारित है? अध्यापक पर। क्योंकि अध्यापक ही इस बात का चयन करता है कि बालकों को कौन सी शिक्षण विधि से पढ़ाना है, बालकों को कौन सा मैटर पढ़ाना है, बालकों को पढ़ाते समय कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री का चयन करना है, ये सारी चीज़ें अध्यापक के द्वारा निश्चित की जाती है। इसीलिए आपके विकल्प नंबर जो 2 है प्रश्न संख्या 8 का बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। तो आपके 9वें प्रश्न को देख लेंगे। प्रश्न संख्या 9 है, ये देखिए 9वें प्रश्न को। रोजर बेकन के अनुसार गणित है, विद्यार्थियों के मन मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित करती है, नैतिक गुणों के विकास में सहायक है, मानसिक अनुशासन में सहायक है या सभी विज्ञानों का सिंह द्वार है, सिंह द्वार तथा कुंजी है। तो साथियों प्रश्न संख्या 9 में सही आंसर बताओ। रोजर बेकन के अनुसार आपको बताना है कि गणित क्या है। प्रश्न संख्या 9 बताइए कौन सा विकल्प आपके 9वें प्रश्न में सही है। तो राइट आंसर देख लेते हैं। रोजर बेकन का मानना था कि गणित क्या है साथियों? सभी विज्ञानों का सिंह द्वार एवं कुंजी। क्या है गणित? सभी विज्ञानों का सिंह द्वार एवं कुंजी है गणित। ऐसा रोजर बेकन ने गणित के संबंध में ऐसी परिभाषा भी दी है। तो 4th विकल्प आपके प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे। आपके 10वें प्रश्न को देख लेते हैं। ज्ञानात्मक क्षेत्र का अत्युन्नत लक्ष्य है, मूल्यांकन है, चरित्र चित्रण है, संश्लेषण है और स्वाभाविकरण है। देखो ज्ञानात्मक क्षेत्र का जो अत्युन्नत लक्ष्य है साथियों, कौन से विकल्प में दे रखा है? प्रश्न संख्या 10 में सही विकल्प का चुनाव करिएगा। तो आंसर देख लेते हैं, इसका सही उत्तर क्या रहेगा? ज्ञानात्मक क्षेत्र का अत्युन्नत लक्ष्य मूल्यांकन होता है। क्या होता है? मूल्यांकन। जबकि सबसे निम्न लक्ष्य होता है ज्ञान। क्या होता है साथियों? ज्ञान सबसे निम्न लक्ष्य है और मूल्यांकन सबसे उच्च लक्ष्य या अत्युन्नत लक्ष्य है ज्ञानात्मक क्षेत्र का। अतः विकल्प नंबर जो 1 है आपके प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11 को देख लेते हैं। तो 11वां प्रश्न, विद्यार्थी में रुचियों, संवेगों तथा मनोवृत्तियों का विकास गणित शिक्षण के किस पक्ष से संबंधित है? ज्ञानात्मक पक्ष से, भावात्मक पक्ष से,
क्रियात्मक पक्ष से या इनमें से कोई भी नहीं। तो बताओ प्रश्न नंबर 11 में आपके कौन सा विकल्प सही रहेगा। जो रुचियां हैं, संवेग है और जो मनोवृत्तियां हैं, इनका विकास गणित शिक्षण के किस पक्ष से संबंधित है। प्रश्न संख्या 11 में सही उत्तर बताइए साथियों। देखो यहाँ पर बात की जा रही है बालक की रुचि की, बालक के संवेगों की, बालक की मनोवृत्तियों की। तो साथियों ये तीनों चीजें ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है, भावात्मक या क्रियात्मक पक्ष। तो प्रश्न नंबर 11 में आपके दूसरा विकल्प सही रहेगा। ये चीजें किससे संबंधित है, भावात्मक पक्ष से संबंधित है। नेक्स्ट ये प्रश्न नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। 11वें में सेकंड विकल्प आपके सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट ये प्रश्न नंबर 12 को देख लेते हैं। तो 12वां प्रश्न है आपके, प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व है। सांस्कृतिक महत्व है, सामाजिक महत्व है, धार्मिक महत्व है और मानसिक महत्व है। साथियों रीट में आया हुआ क्वेश्चन है, धार्मिक या सांस्कृतिक महत्व इसका आंसर नहीं है। हमारा जो कंफ्यूजन बढ़ता है वो सामाजिक और मानसिक महत्व पर आकर ज़्यादा कंफ्यूजन बढ़ जाता है। तो प्राथमिक स्तर पर बात की जा रही है। यहाँ पर जो गणित शिक्षण का जो लक्ष्य है साथियों, गणित शिक्षण का जो महत्व है प्राथमिक स्तर पर, वो प्राथमिक स्तर पर मानसिक महत्व है। कैसा महत्व है, मानसिक महत्व। विकल्प नंबर आपका 4 प्रश्न नंबर 12 में सही है। जबकि उच्च प्राथमिक स्तर पर व्यावहारिक महत्व होता है। कैसा महत्व होता है, व्यावहारिक उच्च प्राथमिक स्तर पर महत्व होता है गणित शिक्षण का। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 को देखेंगे। यहाँ पर आपका फोर्थ विकल्प सही रहेगा। प्रश्न नंबर 13 है, एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण होना चाहिए, बालक केंद्रित होना चाहिए, शिक्षक केंद्रित होना चाहिए, पाठ्य पुस्तक केंद्रित होना चाहिए या इनमें से सभी। तो एनसीएफ 2005 कहता है कि प्राथमिक स्तर पर जो बच्चों का गणित शिक्षण है साथियों, प्राथमिक स्तर या अन्य स्तर किसी भी स्तर पर गणित शिक्षण कैसा होना चाहिए, बाल केंद्रित या बालक केंद्रित होना चाहिए। बालक केंद्रित मतलब जिसमें बालक खुद एक्टिव रहकर चीज़ों को करता है, लर्निंग बाय डूइंग के माध्यम से सीखता है। विकल्प 1 आपके प्रश्न संख्या 13 का बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 की ओर बढ़ेंगे। तो आपके 14वां प्रश्न साथियों, प्रश्न नंबर 14 है, प्राथमिक अवस्था में गणित में रचनात्मक मूल्यांकन में अंतर्निहित है अधिगम में असंगति को और शिक्षण में कमियों को पहचानना, विद्यार्थियों के ग्रेड या श्रेणी तथा रैंक स्थिति। तीसरा है सामान्य त्रुटियों को पहचानना और चौथा है क्रिया प्रणाली के ज्ञान और विश्लेषणात्मक प्रतिभाओं की परीक्षा। तो बताओ रचनात्मक मूल्यांकन में इनमें से कौन से विकल्प जो है अंतर्निहित है, कौन से विकल्प में दे रखा है। तो 14वें प्रश्न में राइट आंसर क्या रहेगा, अच्छी तरह से एक बार प्रश्न को पढ़ लीजिए। देखिए ग्रेड तथा रैंक यहाँ पर रचनात्मक मूल्यांकन में नहीं होता है, बल्कि साथियों अधिगम में असंगति को और शिक्षण में कमियों को पहचानना रचनात्मक मूल्यांकन में निहित है प्राथमिक अवस्था में गणित में। विकल्प 1 आपके प्रश्न नंबर 14 का सही उत्तर है। नेक्स्ट ये प्रश्न संख्या 15 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 15वें प्रश्न को देख लेंगे। आपके प्रश्न नंबर 15 है, इकाई किसी समस्या या योजना से संबंध जोड़ने वाली क्रियाओं की समग्रता या एकता को प्रकट करती है। इकाई विधि का यह कथन है। मॉरिसन का कथन है इकाई विधि के संबंध में, थॉमस एम रिस्क का कथन है, हेनरी हेरप का कथन है और हर्बर्ट का कथन है। तो इकाई के संबंध में ये जो कथन कहा गया है साथियों, किसके द्वारा कहा गया है। प्रश्न नंबर 15 में कौन सा विकल्प सही है कि इकाई क्या है, किसी समस्या या योजना से संबंध जोड़ने वाली क्रियाओं की समग्रता या एकता को प्रकट करती है इकाई विधि। साथियों यह जो कथन दिया गया है ये थॉमस एम रिस्क के द्वारा ये कथन दिया गया है। विकल्प नंबर आपका 2 सही है। जबकि इकाई विधि के जनक कौन है, एच.सी. मॉरिसन, हेनरी क्ले मॉरिसन इकाई विधि के जनक है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, यहाँ पर समग्रता या एकता को प्रकट कर रही है इकाई, ये थॉमस एम रिस्क ने कहा है। सेकंड विकल्प ही आपके प्रश्न 15 में सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। समवाय प्रणाली में शिक्षण होता है सभी विषयों का समेकित ज्ञान कराना, गद्य पद्य शिक्षण के साथ व्याकरण शिक्षण कराना, उत्तम लेखकों की रचना पढ़कर व्याकरण ज्ञान कराना और व्याकरण का अलग से सैद्धांतिक ज्ञान कराना। तो भाई समवाय विधि में व्याकरण का अलग से सैद्धांतिक ज्ञान नहीं कराया जाता है, ये विकल्प तो पूर्णतः गलत है। 16वें प्रश्न में देखिएगा, उत्तम लेखकों की रचनाएं पढ़कर व्याकरण का ज्ञान कराना भाषा संसर्ग विधि में होता है, समवाय विधि में गद्य पद्य शिक्षण के साथ व्याकरण का शिक्षण कराया जाता है। साथियों बच्चों को जो हम गद्य पद्य का शिक्षण कराते हैं, यदि उसी के साथ व्याकरण का शिक्षण भी करा रहे हैं
तो वही समवाय प्रणाली कहलाती है। विकल्प नंबर आपका जो 2 है प्रश्न संख्या 16 का बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। 17वां प्रश्न है आपके, निम्न में से रचना शिक्षण की विधि नहीं है। प्रवचन विधि, निर्देशन विधि, प्रश्नोत्तर विधि और भाषा संसर्ग विधि। तो इसमें से वह विधि कौन सी है जो कि रचना शिक्षण की विधियों में सम्मिलित नहीं होती है। साथियों, रचना शिक्षण के अंतर्गत प्रश्नोत्तर विधि का आप प्रयोग कर सकते हो, प्रवचन विधि का आप प्रयोग कर सकते हो, निर्देशन विधि का आप प्रयोग कर सकते हो, लेकिन भाषा संसर्ग विधि रचना शिक्षण की नहीं है, बल्कि भाषा संसर्ग विधि किसकी विधि है साथियों? व्याकरण की विधि है। किसकी विधि है? व्याकरण की विधि है। अतः विकल्प नंबर जो 4 है आपके प्रश्न नंबर 17 का बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। किसी प्रश्न में अगर आपको कोई त्रुटि नजर आती है तो साथियों कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि भाई इस प्रश्न में सर ये आना चाहिए था लेकिन आपने ये बताया। तो निश्चित रूप से आपके कमेंट का स्वागत करता हूं सभी का मैं, क्योंकि मैं कमेंट पढ़ता हूं और देखता हूं, जो वाजिब कमेंट है उस पर बिल्कुल अपनी राय भी देता हूं, रिप्लाई भी करता हूं साथियों। नेक्स्ट 18वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आपके 4th विकल्प ही सही रहेगा। तो चलिए 18वां प्रश्न, खेल विधि को प्रचलित करने का श्रेय दिया जाता है। रायबर्न को दिया जाता है, हेनरी कोल्डवेल कुक को दिया जाता है, H.C. मॉरिसन को दिया जाता है या थॉमस एम रिस्क को दिया जाता है। तो बताइए प्रश्न संख्या 18 में आपके कौन सा विकल्प सही है? खेल विधि को प्रचलित करने का श्रेय इनमें से किसको दिया जाता है साथियों? राइट आंसर देख लेते हैं आपके प्रश्न नंबर 18 में कि भाई विकल्प कौन सा सही है। तो 18वें प्रश्न में खेल विधि को प्रचलित करने का श्रेय हेनरी कोल्डवेल कुक को दिया जाता है। हेनरी कोल्डवेल कुक ही खेल विधि के जनक भी है साथियों। खेल विधि के जनक भी कौन है? हेनरी कोल्डवेल कुक ही है, इसलिए इनको खेल विधि को प्रचलित करने का श्रेय भी दिया जाता है। अतः 18वें प्रश्न में आपके जो सेकंड विकल्प है वो ही आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। तो आपके 19वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 19, इस विधि में मातृभाषा के माध्यम से किसी नवीन भाषा को बढ़ाया नहीं पढ़ाया जाता है, पढ़ाया जाता है। यह कथन कौन सी विधि के संदर्भ में कहा गया है? गठन विधि, प्रत्यक्ष विधि, वेस्ट की विधि और परोक्ष विधि। तो बताओ प्रश्न नंबर 19 में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? साथियों 19वें प्रश्न में जो आपके सही आंसर है, मातृभाषा के माध्यम से किसी नवीन भाषा को जिस विधि में पढ़ाया जाता है वो है साथियों परोक्ष विधि। कौन सी विधि है? परोक्ष विधि है। आपके 4th विकल्प ही प्रश्न नंबर 19 का सही उत्तर है। मातृभाषा के माध्यम से इसमें नवीन भाषा का ज्ञान कराया जाता है, नवीन भाषा को पढ़ाया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हम प्रश्न नंबर 20 की ओर आपके 20वां प्रश्न देख लेते हैं। भाषा शिक्षण में वाचन से पूर्व लेखन की शिक्षा का प्रतिपादन किसने किया? मैडम मारिया मोंटेसरी ने किया, कुमारी हेलेन पार्कहर्स्ट ने किया, ऑगस्टस फ्रेडरिक फ्रोबेल ने किया, हेनरी कोल्डवेल कुक ने किया। तो बताओ प्रश्न नंबर 20 में कौन सा विकल्प आपका सही है? वाचन से पूर्व लेखन की शिक्षा का प्रतिपादन इनमें से किसके द्वारा किया गया साथियों? राइट आंसर है आपके मैडम मारिया मोंटेसरी ने वाचन से, वाचन मतलब पठन से पहले लेखन की शिक्षा का प्रतिपादन किया है। जिससे जो भाषाई कौशल होते हैं आपके सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये 4 भाषाई कौशल इस प्रकार से सीखे जाते हैं। लेकिन मैडम मारिया मोंटेसरी का मानना था कि भाषाई कौशल 4 ही होते हैं जो इस क्रम में है, सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना। ये इस प्रकार से मैडम मारिया मोंटेसरी ने भाषाई कौशल बताए हैं। अर्थात इन्होंने वाचन से पूर्व लेखन की शिक्षा का, वाचन से पूर्व मतलब पठन से पहले लिखना बच्चों को सिखाया जाना चाहिए। विकल्प नंबर आपका जो 1 है साथियों प्रश्न नंबर 20 में बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 21 पे हम आ चुके हैं। छात्रों में रटने की प्रवृत्ति किस विधि से शिक्षा देने में बढ़ती है? आगमन विधि से, निगमन विधि से, दृष्टांत विधि से और व्याख्यान विधि से। तो प्रश्न नंबर 21 का राइट आंसर बताओ। देखो, रटने की प्रवृत्ति जिस विधि से बढ़ती है उस विधि का चयन आपको प्रश्न संख्या 21 में करना है साथियों। यहाँ पर आगमन विधि में रटा नहीं जाता है। आगमन विधि में तो पहले हम उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, उदाहरणों के माध्यम से बालक नियम निकालता है।
अब उसमें रट नहीं रहा है बल्कि चीज़ों को समझकर सीखता है साथियों, ये आपका आंसर नहीं है। ना ही दृष्टांत विधि में रटने की प्रवृत्ति बढ़ती है। साथियों, व्याख्यान विधि या निगमन विधि, कौन सा विकल्प आपके प्रश्न 21 का सही उत्तर है? तो 21वें प्रश्न में जो आपके सही उत्तर होगा वो रहेगा निगमन विधि जो आपके होती है साथियों। इससे छात्रों में रटने की प्रवृत्ति का विकास होता है। किस विधि से? निगमन विधि से। तो याद रखिएगा इस प्रश्न को अच्छी तरह से। विकल्प नंबर आपका जो 2 है प्रश्न नंबर 21 का बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 22 की ओर बढ़ेंगे। तो आपके 22वां प्रश्न देख लेते हैं। आत्मीकरण के पश्चात अर्थ ग्रहण में सहायता की दृष्टि से कौन सा वाचन उपयुक्त है? कौन सा वाचन उपयुक्त है? अनुकरण वाचन, समवेत वाचन, मौन वाचन और आदर्श वाचन। तो आत्मीकरण करवा दिया आपने, उसके पश्चात अर्थ ग्रहण में सहायता लाना है साथियों। तो अर्थ ग्रहण में सहायता की दृष्टि से जो वाचन उपयुक्त है उसका चयन आपको प्रश्न संख्या 22 में करना है साथियों। आदर्श वाचन तो पहले ही कर लिया जाता है, अनुकरण वाचन इसके बाद में किया जाता है, फिर समवेत वाचन भी कर लिया जाता है। लेकिन जो मौन वाचन है वो मौन वाचन में क्या करते हैं? मन ही मन में बिना होठों को हिलाए चीज़ों को पढ़ा जाता है और सर्वाधिक अर्थ ग्रहण मौन वाचन से ही होता है। किससे होता है? मौन वाचन से होता है साथियों। प्रश्न संख्या 22 में आपके तीसरा विकल्प बिल्कुल सही रहेगा। मौन वाचन की शुरुआत किस कक्षा से की जाती है? कक्षा 3 से कर दी जाती है। देखो रीट एग्जाम में ये प्रश्न आया था कि मौन वाचन की शुरुआत होती है तो कक्षा 3 में होती है, लेकिन जो गहन अध्ययनिष्ठ पाठ होते हैं इनमें कक्षा 6 से मौन वाचन की शुरुआत की जाती है। विकल्प आपके 3 प्रश्न नंबर 22 का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23 की ओर बढ़ेंगे। तो आपके 23वें प्रश्न को देख लेते हैं। भाषा शिक्षण की नवीन पद्धतियों में विशेष बल दिया जाता है। शिक्षक की क्रियाशीलता पर, बालक की स्वतंत्रता पर, बालक व शिक्षक की क्रियाशीलता पर और बालक की क्रियाशीलता पर। तो बताओ प्रश्न नंबर 23 में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? भाषा शिक्षण की जो नवीन पद्धतियां हैं साथियों, इसमें विशेष बल किस पर दिया जाता है? तो भाई यहाँ पर बालक की स्वतंत्रता पर नहीं, ना ही शिक्षक की क्रियाशीलता पर, बल्कि जो नवीन पद्धतियां होती है साथियों इसमें बालक की क्रियाशीलता पर विशेष बल दिया जाता है कि बालक अधिक से अधिक सक्रिय रहकर चीज़ों को सीखना चाहिए। विकल्प 4 आपके 23 का सही उत्तर है। अब आज का सेकंड लास्ट मतलब 24वां प्रश्न देखेंगे, लेकिन वीडियो अच्छा लगे तो रिक्वेस्ट है आपसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। शेयर जरूर करें साथियों, कम से कम 5 जगह शेयर करें अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो। चलिए 24वें प्रश्न को देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 24। सुकरात का शिक्षण आव्यूह है प्रदर्शन, प्रश्नोत्तर, प्रवचन और व्याख्यान। तो सुकरात का शिक्षण आव्यूह मतलब सुकरात के द्वारा जो शिक्षण विधि दी गई है इनमें से किस विकल्प में दे रखी है? प्रश्न नंबर 24 का सही उत्तर का चयन कीजिएगा साथियों। 24वें प्रश्न में जो आपके सही उत्तर है वो रहेगा विकल्प नंबर 2। प्रश्नोत्तर विधि के जनक किसको माना जाता है? सुकरात को माना जाता है। अर्थात सुकरात का जो शिक्षण आव्यूह है वो कौन सा है? प्रश्नोत्तर है। विकल्प नंबर आपका जो 2 है 24वें प्रश्न का सही उत्तर है। अब आज का अंतिम और 25वां प्रश्न देख लेते हैं। तो चलिए 25वें प्रश्न को देखते हैं। नीरस विषय को भी रोचक बनाकर प्रस्तुत किया जाता है। व्याख्यान विधि में, कहानी हिंदी में नहीं, कहानी विधि में, सूत्र विधि में और प्रदर्शन विधि में। तो बताओ प्रश्न नंबर 25 में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? कि नीरस विषय मतलब जिसमें बच्चों की रुचि नहीं है साथियों, बच्चे उसमें रुचि नहीं ले रहे हैं, आप उसको रुचिकर बनाना चाहते हो, रोचक बनाकर प्रस्तुत किस विधि से कर सकते हो? प्रश्न नंबर 25 का राइट आंसर बताइएगा, कौन सा विकल्प आपके 25वें प्रश्न में सही है? तो देखो नीरस विषय को भी रोचक बनाकर के कहानी विधि में प्रस्तुत किया जाता है। किसमें प्रस्तुत किया जाता है? कहानी विधि में। मतलब दूसरा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 25 का बिल्कुल सही उत्तर है। तो ये कंप्लीट हुआ आपके पेपर नंबर 59। अब आपके यहाँ पर 41 टेस्ट आना और बाकी है टीचिंग मेथड के रीट एग्जाम से पहले। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का वीडियो को पूरा देखने के